नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिन भर की अहम खबरें आपको बताएंगे और साथ ही उन खबरों के मायने भी समझाएंगे। जिस फैसले का इंतजार पिछले 5 सालों से था, वो फैसला आज आ गया। गोपालगंज के चर्चित खजुरबानी जहरीली शराब कांड में कोर्ट ने 13 में से 9 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि इस कांड में शामिल 4 महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। कोर्ट ने क्या फैसला दिया, पहले जानिए और फैसले के मायने को भी समझेंगे। खजुरबानी के गुनहगारों को सजा। जहरीली शराब कांड में 13 को फांसी, 4 दोषियों को आजीवन कारावास। 13 लोगों दोषी पाए गए थे। 13 लोगों में 9 पुरुष अभियुक्तों को फांसी सजा हुई है तथा महिलाओं को 4 महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा हुई है और 10-10 लाख रुपया प्रत्येक पर अर्थदंड है। गोपालगंज के खजुरबानी जहरीली शराब कांड में कोर्ट ने 13 लोगों को दोषी करार दिया है। एडीजे 2 की कोर्ट ने 9 लोगों को फांसी की सजा और 4 महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने शराब कांड के मुख्य अभियुक्त नगीना पासी, छठू पासी, राजेश चौधरी, मुन्ना पासी, कन्हैया पासी, लाल बाबू पासी, संजय पासी, सनोज पासी और रंजय पासी को फांसी की सजा सुनाई है। जबकि मामले में दोषी 4 महिलाएं रीता देवी, इंदू देवी, लालझरी देवी और कैलाशो देवी को आजीवन कारावास की सजा दी है। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो इस तरह से ये अब तक का सबसे बड़ा और अहम फैसला आया है, जब 9 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। कुल 13 लोग दोषी बनाए गए थे, 14 लोगों को दोषी बनाया गया था। इसमें से एक आदमी की पहले ही मौत हो गई थी, लेकिन 13 लोगों का जो ट्रायल चल रहा था, तो ट्रायल के बाद आज जो है फैसला सुनाया गया है। दोषियों के परिजन और वकील का कहना है कि वो इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। एक्यूज हैं, मेन एक्यूज हैं, उन लोगों को फांसी की सजा और बाकी सारे लेडीज 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। अर्थदंड भी सुनाया गया है? अर्थदंड नहीं सुनाया गया, अर्थदंड कुछ नहीं दिया गया है। क्या करेंगे आप लोग? हम लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे। हमको पूरा विश्वास है कि ऑनरेबल कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। हाई कोर्ट से हम लोग इति करेंगे, गुहार करेंगे। आपके पति निर्दोष है? निर्दोष है सर, हम लोग बहुत निर्दोष है। हम लोग कुछ नहीं किए, हम लोग नहीं जानते हैं सर। आइए अब खजुरबानी की इस पूरी घटना को जान लेते हैं। 16 अगस्त 2016 यही वो तारीख थी जिस दिन गोपालगंज के खजुरबानी में जहरीली शराब ने 19 लोगों की जान ले ली और 6 से ज्यादा लोगों के आंखों की रोशनी छीन ली। शराबबंदी के अगले ही साल हुए इस शराब कांड ने तब सनसनी मचा दी थी और हर कोई सकते में था। इस मामले में नगर थाना पुलिस ने खजुरबानी गांव के मुख्य अभियुक्त नगीना पासी और रुपेश शुक्ला सहित कुल 14 लोगों को अभियुक्त बनाया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई, जबकि 13 को कोर्ट ने दोषी पाया है। एडीजे 2 की कोर्ट ने 9 लोगों को फांसी की सजा और 4 महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश। और अब इस फैसले के मायने समझिए। खजुरबानी कांड का फैसला तस्करों के लिए खौफ का पैदा करने वाला फैसला है। तस्करों के दिल में खौफ पैदा करेगा। गड़बड़ी करने वालों के लिए यह कोर्ट का फैसला अब सबक देगा। गुनहगारों को सजा, शराब माफियाओं का मनोबल तोड़ेगा। और कोर्ट के फैसले से साफ है कि गलत करने वाले बच नहीं सकते। और शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार का स्टैंड साफ है। सीएम नीतीश ने साफ कहा है कि शराब माफिया के मन में कानून का डर पैदा करने की जरूरत है, जिसके लिए अधिकारियों को डेडिकेटेड होकर अभियान चलाने का निर्देश दिया है। और एक और कड़ा संदेश
नीतीश सरकार ने शराब माफियाओं को दिया है। जिस जगह पर शराब का गोदाम था, जहां से 2 महीने पहले 2 करोड़ की शराब पकड़ी गई थी, अब वो गोदाम पटना के बाईपास थाने का नया पता है। यह पहला मौका है जब किसी शराब गोदाम में थाना खोला गया है। जाहिर तौर पर यह शराब तस्करों को सरकार की ओर से बड़ा संदेश है। जिस गोदाम में सबसे बड़ी शराब की खेप पकड़ी गई थी, जिस गोदाम से तस्कर लाल पानी का काला खेल खेल रहे थे, अब वो पटना के बाईपास थाने का नया पता है। बाईपास थाना का ये गेट शराब तस्करों के लिए बड़ा संदेश है। गेट पर थाने का नाम और सरकारी मोबाइल नंबर भी लिख दिया गया है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद भले ही शराब माफिया प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर अब भी शराब की तस्करी में लगे हों, लेकिन प्रशासनिक महकमे ने भी अब शराब माफियाओं को सबक सिखाने की सोच ली है। थाने के मालखाने में रखे सामान को भी इस नए थाने में लाकर रख दिया गया है। पहरे के लिए जवान भी तैनात है। दरअसल इसी साल 31 जनवरी को मद्य निषेध विभाग की टीम ने बाईपास थाने से महज कुछ ही दूरी पर इस गोदाम से तकरीबन 2 करोड़ की शराब की बड़ी खेप बरामद की थी, जिसके बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई थी। जिस गोडाउन से यह शराब पकड़ी गई थी, उस गोडाउन को पटना का बाईपास थाना बना दिया गया है। निश्चित तौर पर प्रशासनिक महकमे के इस रुख से शराब माफियाओं को गहरा झटका लगा है। जाहिर तौर पर शराब के गोदाम में थाने का खुलना शराबबंदी को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दिखाता है। ये पहला मौका है जब किसी शराब गोदाम में थाना खोला गया है। सरकार के इस फैसले का आम जनों ने स्वागत किया है। यही लोग बढ़ावा दे रहा है और चाह रहा है कि जितना ज्यादा हमको आमदनी हो, पैसा कमाए, लेकिन पैसा के चलते जीवन बर्बाद हो रहा है, हार्ट मरीज हो रहा है, तो तरह तरह का ब्लड प्रेशर मरीज बढ़ते जा रहा है। तो सरकार ने थाना बनाकर अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, थैंक्स देते हैं। बिहार में तो शराबबंदी मतलब लागू हो चुका है, शराब पीना मना है, फिर भी लोग गलत काम कर रहे हैं। तो अच्छा किया है, मतलब बिहार पुलिस ने अच्छा किया है कि वहाँ पे थाना बना दिया। अब बाकी लोग को भी भय लगेगा, डर लगेगा कि ऐसा काम ना करें। जाहिर तौर पर नशा मुक्त बिहार नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री कई बार ये साफ कर चुके हैं कि हर हाल में शराबबंदी को लेकर वो संकल्पित है। गोदाम को थाना बनाने के फैसले को जहां पूरा बिहार सराह रहा है और तस्करों के लिए संदेश मान रहा है, वहीं विपक्ष इतनी अच्छी पहल में भी मीन मेख निकाल रहा है। शराब का स्मगलिंग धड़ल्ले से हो रहा है, करोड़ों करोड़ रुपए मूल्य के शराब आ रहे हैं। ये एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर बिहार में ये कानून इस तरह से, जिसकी मैंने एक तरह से कहीं कुछ रेलिवेंस नहीं रहा। अब उसमें आप पुलिस थाना खोलिए या अस्पताल बना दीजिए, धर्मशाला बना दीजिए, वो अलग बात है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि शराब बिहार में अवेलेबल है। निश्चित रूप से शराब के मुद्दे पर चाहे वो जो कोई भी हो, सरकार सख्त है और उनको बख्शने वाली नहीं है। अगर शराबबंदी है तो शराबबंदी पर कार्रवाई हो रही है और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। दरअसल इससे पहले भी शराब जब्त होने वाली बिल्डिंग में सरकार ने स्कूल खोला था, लेकिन शराब मिलने वाली जगह पर थाना खोलना वाकई सरकार का बड़ा कदम है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो जाहिर है शराब गोदाम को थाना बनाकर नीतीश सरकार ने सख्त संदेश दिया है। मतलब साफ है कि शराबबंदी कानून को पूरी कड़ाई से पालन कराना चाहती है सरकार। शराबबंदी कानून में शराब की बरामदगी के बाद घर और गोदाम को सील करने का प्रावधान है और सरकार संपत्ति को सील ही नहीं बल्कि नीलाम भी कर सकती है। हालांकि कानून लागू होने के बाद अब तक ऐसा एक भी मामला सामने नहीं आया है। गोदाम में थाना खोलकर सरकार ने जरूर जता दिया कि वो शराबबंदी कानून को लागू करने के लिए कड़े से कड़े कदम उठा सकती है और आगे भी इस तरह के कदम उठाते रहेंगे। सरकारी कार्यक्रम में अपने भाई को वीआईपी ट्रीटमेंट के बाद बुरे फंसे मुकेश सहनी ने सफाई दी है। सदन में विरोधियों के हंगामे के बाद सीएम नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को तलब किया। इस दौरान मुकेश सहनी ने माना कि उनसे गलती हुई और प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी हुआ। साथ ही यह भी भरोसा दिलाया कि आगे ऐसा नहीं होगा। आने वाले समय में इस पे ध्यान रखूंगा
इस तरीके से नहीं हो और इस तरीके अगर लोगों को अगर तकलीफ है तो इस चीज के लिए मैं खेद प्रकट भी करता हूं कि आगे भविष्य में इस तरीके से ना हो। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अपने भाई को सरकारी कार्यक्रम में भेजने के मामले में बिहार के पशु एवं मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी खेद तो जता दिए, लेकिन तब तक किरकिरी हो चुकी थी। सुबह से शाम तक विपक्ष ने इस मुद्दे को विधान परिषद और विधानसभा में कई बार उठाया। आखिरकार मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया और सदन को आश्वस्त किया कि वो मंत्री से इस मुद्दे पर बात करेंगे। आप यूं ही क्यों अभी बोल रहे हैं, हमको मालूम हुआ, अभी बात करेंगे। शाम होते होते सीएम ने मुकेश सहनी को तलब भी कर लिया। मुकेश सहनी सीएम से मिले, अपनी सफाई दी और फिर मीडिया के सामने आकर भाई के सरकारी कार्यक्रम में जाने के मुद्दे पर खेद भी प्रकट कर दिया। लेकिन विपक्ष तो विपक्ष है, एक बार कोई मुद्दा हाथ लग जाए तो आसानी से छोड़ता थोड़े न है। जो लोग जमीन में काम कुछ नहीं किया हो, जमीनी हकीकत नहीं जानता हो, जो कभी चुनाव नहीं जीता है, उसको आप मंत्री बना दीजिएगा तो इसमें गलती मुकेश सहनी की थोड़ी ना है, गलती तो नीतीश कुमार जी की ना है। इससे तो बिहार का नुकसान हो रहा है। बुधवार को मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी हाजीपुर के एक सरकारी कार्यक्रम में पहुंच गए तो बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ गया। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव सहित उनकी पूरी पार्टी सरकार पर हमलावर हो गई। लेकिन 2016 में तेजस्वी के भाई और राज्य के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव की जगह उनके पिता लालू प्रसाद ने डॉक्टरों के कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। तब तेजस्वी यादव ने चुप्पी साध ली थी, क्योंकि उस समय तेजस्वी की नजर में इसमें कुछ भी गलत नहीं रहा होगा। अब मुकेश सहनी पर सवाल उठ रहे हैं, इसे ही मतलब की राजनीति कहते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ अमित सिंह और शालेंद्र की रिपोर्ट। मुकेश सहनी के भाई ने विपक्ष को मुद्दा दे दिया है। जाहिर है मुद्दा विहीन विपक्ष दिन भर मुकेश सहनी के मुद्दे पर हंगामा करता रहा। अब सीएम नीतीश कुमार ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया। मुकेश सहनी ने सीएम को पूरे मामले में सफाई दी है। मुकेश सहनी ने खुद माना कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ। हालांकि इस मामले पर सियासत अभी थमेगी ऐसा लगता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जिस सरकार कार्यक्रम को लेकर सियासी गलियारों में इतना बवाल मचा है, उस सरकारी कार्यक्रम का वीडियो भी देखना जरूरी है। दरअसल कल हाजीपुर में सरकारी कार्यक्रम में अनुदानित राशि से बांटे गए वाहन वितरण कार्यक्रम में मंत्री मुकेश सहनी के बदले उनके भाई संतोष सहनी ने लाभुकों को वाहन बांटे। कार्यक्रम में खुद मुकेश सहनी नहीं आए और अजीबोगरीब तरीके से उनके भाई संतोष सहनी कार्यक्रम में शामिल हुए। सरकारी कार्यक्रम में संतोष सहनी के हाथों वाहनों के वितरण पर सवाल खड़ा हो गया। इस मामले को लेकर बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ। रुक करते हैं पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव में नंदीग्राम अब हॉट सीट बनता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब इंतजार है तो सिर्फ शुभेंदु अधिकारी को लेकर होने वाले फैसले का। बड़ा सवाल यह कि इस चुनाव में दीदी के खिलाफ दादा कौन होगा। 18 जनवरी 2021 दीदी ने किया था एक वादा। नंदीग्राम सीट एमनिते এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়। शुभेंदु अधिकारी ने किया था एक दावा। আপনারা লিখে রাখুন, 7 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। तारीख 5 मार्च 2021 दीदी ने निभाया वादा। আমি নন্দীগ্রামে বলছি, আমি যখন কথা দিই কথা রাখি। दीदी ने जारी की लिस्ट चुना नंदीग्राम। नंदीग्राम में होगा चुनावी महासंग्राम। महासंग्राम इसलिए क्योंकि बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी ने बीते 18 जनवरी को ही दीदी को 50,000 वोटों से मात देने का ऐलान किया था और बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी के दावे पर भरोसा कायम है। से नंदीग्राम से ममता दीदी को हराएंगे। शुभेंदु अधिकारी जी अगर वो खुद वहां से लड़ेंगे तो भी 50,000 से हराएंगे, ऐसा कहा है उन्होंने। अगर कोई और भी
और किसी और को भी टिकट मिले तो भी उसी को भी 50,000 से जीत मिलेगी। ये शुभेंदु अधिकारी वहां का भूमिपुत्र है। नंदीग्राम से अपने चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही दीदी ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी। पहले वो भवानीपुर सीट से विधायक चुनी गई थी, लेकिन अब वहां से शोभन देव चट्टोपाध्याय चुनाव मैदान में होंगे। पश्चिम बंगाल के 294 सीटों में से टीएमसी ने 291 सीटों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बाकी 3 सीट गठबंधन के लिए छोड़ दिया है। टीएमसी ने उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है उनमें 50 महिलाएं, 42 मुस्लिम, 79 एससी, 17 एसटी और 103 सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार शामिल हैं। अब सबकी नजर बीजेपी की लिस्ट पर टिकी है। मिशन पश्चिम बंगाल के लिए लिस्ट तैयार, रविवार को होने वाली रैली का इंतजार। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में मिशन पश्चिम बंगाल को लेकर हुई मंथन के बाद बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर ली है, लेकिन उसका ऐलान पीएम मोदी की रैली के बाद होगा, जो कि बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव के मद्देनजर बेहद अहम है, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि उस दिन पीएम मोदी के साथ मंच पर सौरव गांगुली और मिथुन चक्रवर्ती मौजूद रहेंगे। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान ना तो बीजेपी की तरफ से किया गया है, ना ही दादा या मिथुन दा ने किया है। इतना ही नहीं, इन सब के बीच सौरव गांगुली ने गुरुवार को एक टीवी चैनल से बातचीत की। राजनीति ज्वाइन करने के सवाल पर उन्होंने बांग्ला में जवाब देते हुए कहा, सोबई सोब किछोर जोनियो होइना, मतलब कि हर कोई हर एक रोल के लिए नहीं बना होता है। उनके इस बयान को इशारों इशारों में बीजेपी को ना कहना माना जा रहा है, लेकिन राजनीति में कहा कुछ और जाता है और होता कुछ और है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो जाहिर है पश्चिम बंगाल का रण अब और दिलचस्प होता जा रहा है। दरअसल ममता बनर्जी मजबूत मैसेज देना चाहती हैं। 2 सीटों से ममता दीदी के चुनाव लड़ने की चर्चा थी। एक जगह से चुनाव लड़कर ममता ये बताना चाहती हैं कि वो कुछ भी वादा करती हैं उससे पीछे नहीं हटती। हालांकि ममता की राह इतनी आसान नहीं है। लगातार 2 बार 2011 और 2016 में नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ही जीतते रहे हैं और इस बार शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी अगर उतरते हैं नंदीग्राम के मैदान में, फिर से उन्हें टिकट मिलता है तो ये लड़ाई नंदीग्राम की बेहद दिलचस्प हो जाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।